हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है और आप सभी के लिए हम क्लास 9th का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं। चैप्टर 1 का भौगोलिक खोज का A to Z जितना भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री है, उसी तरह सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर बारी बारी से हम लोग करते चले जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें दिया हुआ है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। और वास्को डी गामा ने भारत पहली बार कब आया था? तो 1498 में भारत आया था और भारत का खोज यही 1498 में किया गया। फिर वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया? तो 1502 में आया था। कहाँ पे आया था? तो केरल राज्य है वहीं पे आया था, कालीकट बंदरगाह पे। और वहाँ के राजा कौन था? तो जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और वास्को डी गामा को भारत आने का जरिया कौन बना? तो एक अब्दुल मजीद था, व्यक्ति अब्दुल मजीद। उसी के द्वारा उसी का भेंट दक्षिण अफ्रीका में हुआ और उसी के जरिया बना और वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यूरोप वासियों ने द्विसक सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो अरबों से सीखा। किससे सीखा? तो अरबों से सीखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या तीसरा है कि उत्तमाशा अंतरीय की खोज किसने किया था? तो डियार्ज बार्थोलियम ने किया था। किसने किया था? तो डियार्ज बार्थोलियम ने किया था। ऑप्शन 3 का 4 को हम लोग टिक कर लेंगे। अगले प्रश्न पे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 है कि अमेरिका का खोज किस वर्ष हुआ था? तो अमेरिका का खोज कब हुआ था? तो अमेरिका का खोज 1492 में हुआ था। किसने किया था? तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में किया था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है कि कस्तूनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो कस्तूनिया का पतन 1493 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1453 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1453 ईस्वी में कस्तूनिया का पतन हुआ था। अगले प्रश्न देखते हैं कि विश्व का चक्कर किसका? तो विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो एक मैगलन व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था कि विश्व का चक्कर लगाया था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब सही गलत का निशान को हम लोग टिक करेंगे। तो हम लोग देखेंगे सही और गलत का और टिक करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। तो गलत, क्योंकि अमेरिका को मूल निवासी को हम क्या बोलते हैं? तो रेड इंडियन बोलते हैं। उत्तमाशा अंतरीप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग का प्रशस्त किया। हाँ, तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मैजिक पेन।
भारतीय अंटार्कटिका महासागर के पूर्वी तट स्थित है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया मार्को पोलो ने भारत के खोज किया था, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि भारत का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में है, तो बिल्कुल सही है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि लिस्बन जो था ना वो दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि अमेरिगो ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि वन लाइनर जिसको बोला जाता है, तो वन लाइनर यानी ऑब्जेक्टिव, उसको हम देख लेते हैं। देखिए एक लाइन में इसको देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है अति लघु उत्तरीय, तो अगले उत्तरीय में दिया है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो अब्दुल मजीद थे। हम आपको पहले ही बता देते कि वास्को डी गामा भारत आने के जरिए कौन बना? तो अब्दुल मजीद ने बना था। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। तो क्वेश्चन संख्या दिया है कि न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो सर जॉन और सेबास्टियन केवेट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। किसने? तो सर जॉन और सेबास्टियन केवेट ने। और हम लोग के हमारे साथ बोलते रहिए ताकि आप लोग को भी याद होते रहेगा। अब यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज़ों को क्या कहा जाता? तो केरावल कहा जाता था। यूरोपीय वासियों ने जो जहाज़ बनाया था जो सबसे तेज चलता था, तो उसको क्या बोला जाता था? केरावल। दक्षिण अफ्रीका की दक्षिणतम बिंदु स्थल कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु होता है उत्तमाशा अंतरिप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ था। तो क्यों हुआ था? तो अधिकार के लेकर धर्म युद्ध हुआ था। किसके लिए? जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ। किसके बीच में? तो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में हुआ था। तो अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या, और उसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय भी प्रश्न देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि 1453 में कस्तूनिया का पतन किसने आधिपत्य जमाया? तो तुर्की ने। और कस्तूनिया का पतन कब हुआ? तो 1453 में। और किसने आधिपत्य किया? तो तुर्की ने। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। तो जब भी पूछेगा कि पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है, तो अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। अब देखते हैं हम लोग, सही गलत तो हो गया और ऑब्जेक्टिव भी हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया है कि यूरोप में किसमें? तो देखेंगे यूरोप में। तो यूरोप, इसको ऊपर कर देते हैं। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता था? तो मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान ना के बराबर था और अंधविश्वास से युक्त था। यानी अंधविश्वास जो होता है ना, यानी बिना जाने सुने और उस पर विश्वास करना, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ था? तो यूरोप में। इसलिए इसको क्या कहा जाता था? अंधकार का युग कहा जाता था। तो इसको आराम से, तो इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और फेयर कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 में। इसको ध्यान से पढ़िएगा, 1 से 2-3 बार पढ़ना है, इसको रटना नहीं है। और रट लीजिएगा तो और ख़राब हो जाएगा, इसलिए रटिएगा मत। देखिएगा, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया, जैसे कि दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा
मानव मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज केरावल। यूरोपवासी ने जो बनाया था, कौन बनाया था? तो तेज चलने वाले जहाज को क्या बोलते थे? केरावल के बनाने में भौगोलिक खोज आसान हो गया। भौगोलिक खोज में इन सभी का बड़ा योगदान रहा। ठीक है, तो ये 2 नंबर का आंसर हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर का। तो 3 नंबर में दिया हुआ है कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला। तो भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। क्या लाए? तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया गया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ और हुंडी और ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। तो इसको एक कॉपी में फेयर कर लीजिएगा और आसानी से इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। क्या उठने लगी? उंगली। किस पे? तो चर्च पे। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की शुद्धता और दुनिया की महानता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के और भी हैं से स्पष्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या कर रहा है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग? भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। इसके पहले भी हम बताए थे कि समाज जो था ना, बिना विश्वास किए ही लोग मानने शुरू कर दिया था, बिना जाने सुने। तो ये हो गया अंधविश्वास। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत का खोज, ऑस्ट्रेलिया खोज। तो ऑस्ट्रेलिया खोज किसने किया? तो कैप्टन कुक किया था। और भारत का खोज किया था वास्को डी गामा। से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी और साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। यानी ये सब पहले नहीं थे, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? विस्तार होने लगे। सारे देश सिमट कर एक हो गए। पहले देश अलग अलग थे, अब सब देश मिलकर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीयकरण के द्वारा हुआ। अतः विश्व के मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हो गया। ठीक है, यानी मानचित्र में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसका राजनीतिक में परिवर्तन अवश्य हो गया। तो हम लोग यहाँ से लघुत्तरीय देख लिए। अब हम देखेंगे 5 नंबरिया, जो बहुत ही आसान होता है। तो हम लोग इसके पहले जो प्रश्न कर लिए थे, अब बचा हुआ हम लोग का क्या? तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बचा, जो 5 नंबर का आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा लोग। ठीक है, राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा फिर भी आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा। तो इस पर भी ध्यान देना है कि आप लोग इसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ताकि याद भी हो जाएगा और लिखने का भी प्रयास हो जाएगा, और गलत वर्ड से बचेंगे, गलत शब्द भी नहीं लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। अब विश्व को ज़्यादा दूरियां थी, अब कैसे घटी? यानी साधनों के अनुसार दूरी क्या हुआ?
के पास आने लगा। जैसे हम लोग को पहले पैदल जाना पड़ता था, फिर साइकिल हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे तकनीक का क्या हुआ हम लोग का जैसे बढ़ते गया, वैसे हम लोग को ज़्यादा दूरी तय करने में कम समय लगता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि भौगोलिक खोजों का शाब्दिक अर्थ विश्व के वैसे भूभाग का खोज करना होता है जिसका अस्तित्व तो इस धरती पर था, परंतु विश्व के अन्य देशों के साथ उसका व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंध कायम नहीं था। यानी पहले से वो अन्य देशों के साथ व्यापारिक व्यवस्था था, संस्कृति भी था, लेकिन कायम नहीं था, अर्थात शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। यानी जब व्यापार होता था तो उतना जुड़ाव नहीं था। जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के कुछ हिस्से समुद्री यात्रा से इन नए नए देशों का पता लगा, जिसे भौगोलिक खोज कहते हैं। अब देखते हैं भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियां कम हो गई और इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। यानी बृहत्तम भूखंड से परिचित कराया गया और परिचित कर लिए लोगों ने, तो क्या किया कि विश्व के जो देश एक दूसरे के साथ संपर्क में आए, फलतः इसी प्रकार से दूरियां क्या हुई तो कम होने लगी। अब सिंपल बात है, बार बार किसी के पास जाएंगे तो क्या होगा, आप लोग की दूरियां कम होगी। तो आगे देखते हैं। तो अब आगे 2 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करना है, इसमें क्या कारण से है उसका व्याख्या करना है। और यहाँ पे देखना है कि भौगोलिक खोजों के निम्नलिखित कारण थे। यानी भौगोलिक खोज का कारण थे क्या थे, तो बहुत सारे थे। तो देखिए हम उसके बारे में यहीं पे जानेंगे। देखिए यहाँ पे दो धर्म युद्ध थे, कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ पे से लिखिएगा धर्म युद्ध 11वीं शताब्दी में जेरूसलम की घटनाक्रम थी। इस दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, अतः भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। कस्तूनिया पर तुर्की का आधिपत्य जमा, अभी बताया था ना, कस्तूनिया का आधिपत्य किसका था, तो तुर्की का था। कस्तूनिया पर तुर्की का आधिपत्य होने से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना ठीक नहीं रहा, क्योंकि तुर्कियों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी भरकम कर वसूलना शुरू कर दिया। यानी वहाँ से ला रहे हैं और उसने क्या किया कि तुर्की ने व्यापार के बदले भारी भरकम कर, यानी उस पे जो कर लगता था वो ज़्यादा वसूल करना शुरू कर दिया, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। अब कोई सामान हमारे लिए ज़रूरी है और कोई कर वसूलना भी ज़्यादा कर दे, तो इसको सॉल्यूशन का हल करना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। यह 2 मुख्य कारण भौगोलिक खोज के लिए जिम्मेदार हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यह बता दें कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार का व्यापार करते थे। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप भारत से किस प्रकार की व्यापार करते, तो देखिएगा नए अवशेषित भूभागों में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। कब किया, तो यहाँ पर लिखिएगा 1492 में किया था। कब किया था, तो 1492 में बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ गुड होप का 1488 में खोज की। वास्को डी गामा ने कालीकट जो भारत में है में 1498 में प्रवेश किया और कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज की। भौगोलिक खोजों
से पूर्व आदि मैं यूरोप में होता तो वही रास्ता अपनाता जिसे कोलंबस ने अपनाया था, चलकर जहाज़ द्वारा भारत आता। तो उसने कहा जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पे तो कोलंबस ने जो अपनाया था वही कौन अपनाता, तो हम लोग भी अपनाते। अब उसका तो कोई हल ही नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अंधकार युग को क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की। तो मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप उदार और मानवीय था। पृथ्वी के विषय में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। भौगोलिक ज्ञान सीमित था, अतः सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। उस समय लोगों को विश्वास था कि अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाना पड़ेगा। यही युग अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक खोजों के कारण दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है। लोग एक दूसरे के निकट आए। एशिया और यूरोप की सभ्यताओं का मेल हुआ और एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति से परिचय हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका में किया गया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से स्थलों पर अंधविश्वास का खंडन हुआ। इस प्रकार लोग अंधकार युग से क्या हुआ है, बाहर आए। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है तो इसको ध्यान से देखिएगा। भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें और इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। तो देखिएगा 1 नंबर में वाणिज्य व्यापार का प्रभाव। किसका, तो वाणिज्य व्यापार का प्रभाव। यहाँ पर देखेंगे उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार का चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। क्या रूप लेने लगा, तो वैश्विक रूप लेने लगा। अब देखते हैं यहाँ पे औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारी हुआ। क्या हुआ, संगठित व्यापारी। उसके बाद कंपनियों के व्यापार का संचालन आरंभ किया। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित की गई। अब 3 नंबर में लिखे हैं वाणिज्यवाद का विकास। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप पूंजीवादी का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की लूट हुई, साथ साथ उसका भंडार भी किया जाने लगा। अब देखते हैं 4 नंबर में ईसाई धर्म और एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। भौगोलिक खोजें ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। दुर्गम स्थलों में जाकर अपना
धर्म प्रचार किया। उसके बाद धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण किया गया, यानी उन लोगों को धन का लालच भी दिया गया और धर्म में क्या किया गया, परिवर्तन परिवर्तन किया गया। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर। तो 5 नंबर में देखते हैं कि दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप मानव श्रम का महत्व ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाने शुरू हुआ। किसके बाज़ार में? तो यूरोप के बाज़ार में। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करना, सड़क बनाना, जहाज़ों में ईंधन झोंकने आदि अधिक कठिन कार्य करवाए जाते थे। देख लीजिए उस समय कितना कठिन था, ये सब पकड़कर लोगों ने क्या क्या काम करवाया। अब देखते हैं कि भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। तो भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। तो देख लीजिए मनुष्य कितना मेहनत और कठिन से यहाँ तक पहुँचा और यहाँ तक इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से हल कर दिए। तो हम लोग का क्लास 9th का टोटल क्वेश्चन आंसर क्या हुआ, तो एंड हो गया। क्या हो गया? द एंड हो गया। किसका? तो क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 1 का हम लोग टोटल क्वेश्चन आंसर देख लिए। इसको आप लोग फेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप लोग मन लगा के पढ़िएगा।